एवरीवन। आज मेरे साथ हैं मुंबई के जाने माने साइकेट्रिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर महेश परीक। आज मैं उनसे सवाल पूछने वाली हूँ मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में। बहुत बार सुना जाता है कि मिड लाइफ क्राइसिस हो रहा है, वी आर गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस। आज हम उनकी जुबानी जानते हैं, डिटेल में समझते हैं कि मिड लाइफ क्राइसिस आखिर है क्या और इसको कैसे हैंडल किया जाए। जी, स्वागत है आपका डॉक्टर महेश परीक। और आज मेरा सवाल आपसे है मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में। क्या है मिड लाइफ क्राइसिस? मिड लाइफ वो अवस्था है हमारे जीवन की जहां कई सारे बदलाव आते हैं। हम बचपन से जब बड़े हुए तो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थे, एक प्रोटेक्टेड माहौल में थे और वहां हम सेटल हो चुके थे। अब वो सेटिंग बदल रही है, मानी हमें नए सिरे से कुछ और सीखना पड़ रहा है जिसके हम आदी नहीं। बचपन से लेकर आज तक हम जो आदी हो चुके थे उसमें बदलाव आ रहे हैं। जैसे कि समझो आपको यहाँ तक आपके माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, आपकी देखभाल की, आपकी हर जरूरतें पूरी की। अब उनकी ये क्षमता नहीं रही जब आप मिड लाइफ तक पहुंचते हो। अब आपको अपने अपने आप को भी देखना है, उनको भी देखना है, आपके बच्चों को भी देखना। तो जी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। जी अब तक आप बेफिक्र थे क्योंकि जिम्मेदारी उठाने वाला और कोई था और उसके साथ आप काम कर रहे थे। अब वो छत्र छाया हट गई, आपको अब पूरी दुनिया को फेस करना है। अब तक जो सामाजिक व्यवहार थे वो करते थे, जी आप उनकी उंगली पकड़ के चले जाते थे उनके साथ। अब आप समझो कि मुखिया हो गए, आपको इनिशिएटिव लेनी है, आपको डिसीजन लेना है, तो जवाबदारी बढ़ गई। क्या जी व्यवहार करना है वो सोचते थे और आपको बताते थे और आप मान भी लेते थे। जी लेकिन अब वो जिम्मेदारी आप पे आ गई है, तो आपका रोल बदल रहा है। जी सर, ये परिवर्तन तो एक्चुअली जीवन में जब स्कूल से कॉलेज गए, कॉलेज से नौकरी पर गए, नौकरी से शादी हुई, तो ये परिवर्तन तो हमारे जीवन में शुरू से ही चलते आ रहे हैं। करेक्ट। लेकिन जो मिड लाइफ में है उसमें परिवर्तन एक खास होते हैं शायद। जैसा आपने बताया कि जिस छत्र छाया में आप पल रहे थे, जिस छत के नीचे आप हमेशा रह रहे थे, वो जब छत जाने लगती है या कमजोर होने लगती है, मैं यहाँ पर पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, जिनके छत्र छाया में आप रह रहे होते हैं, जिनका हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं, वो हाथ कमजोर हो रहे हैं और अब रादर आपको उनका हाथ पकड़कर चलना है। तो एक तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन शायद शरीर में भी हो रहा होता है। क्या वो परिवर्तन डिफरेंट है जो टीन एज में होता है या फिर वो सिमिलर है एक्सपीरियंस? हाँ, अभी मिड लाइफ के बाद जो क्षमता है वो कम होती जाती है। जी और दूसरा, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। जी जैसे स्त्रियों में देखा जाता है उनका मेनोपॉज एज आ जाता है, जी तो उसमें वो जो ओवरीज है काम करना बंद कर देती है, जी तो जो फीमेल हॉर्मोन्स है उसका सिक्रीशन बंद हो जाता है, जी। जिसके वजह से उनको मेनोपॉजल चेंजेस आते हैं। राइट। तो उसमें जो बदलाव हुआ उनके हार्मोन में, उसके कारण उनके नसों के जोड़ के बीच में जो केमिकल होते हैं, जिसे हम बायोकेमिकल न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, उसमें बदलाव आ जाता है। तो ओके। उनकी नसें बराबर काम नहीं करती हैं और उसका प्रभाव उनके मन पे होता है। मन पे होता है। जी तो ये हार्मोनल चेंजेस हुए शरीर में, लेकिन असर होने लगा मन पे, क्योंकि उस हार्मोन चेंज ने जो नसें हैं उनका भी केमिकल में बदलाव लाया। ओ, तभी जो मूड स्विंग्स की बात होती है। हाँ। ओके ओके, क्योंकि बहुत बार ये बात सुनने को आती है कि जैसे ही मिड लाइफ में से औरतें निकलती हैं तो उस समय उनके स्वभाव बदल जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ करेक्ट। जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है।
यूजुअली क्योंकि उस समय बच्चे टीनेजर होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा एक तरह से परिवर्तन जिंदगी में आ जाता है। और हॉट फ्लैशेस भी इसी के साथ आ जाएंगे सर? करेक्ट करेक्ट, हॉट वो फ्लैशेस इसके एक चिन्ह है। चिन्ह है जी। और अगर इसका निदान न हो और इसका सही इलाज न हो तो ये चलता रहेगा। अच्छा, तो इसका निदान और इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे सर पहचाना जाए, और क्या गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या हाँ, फिर? जब आप गायनेकोलॉजिस्ट जाते हैं तो वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। जी। माने जो हार्मोन्स आप में अब कम हो गए हैं उसको रिप्लेस कर दो, बाहर से ले लो, तो ये अच्छा। बदलाव निकल जाएंगे। लेकिन फिर ये हार्मोन्स कहाँ तक लेने हैं? कोई लोग 6 महीने तक देते हैं, कोई लोग 2 साल तक दे देते हैं, कोई लोग बाकी के लाइफ के लिए चलते रहो ये लेके, ऐसा बताते हैं। अच्छा। लेकिन जब भी आप बंद करेंगे तो वापस मेनोपॉज तो वही शुरू होने वाला ही है। तो हमको अगर इससे बचना है तो आप सिर्फ मेनोपॉज को पोस्टपोन मत कीजिए हार्मोन देके, लेकिन उसके बदौलत जो नसों में तब्दीली आ गई है न्यूरोट्रांसमीटर में, उसको कंट्रोल कीजिए। जी। उसके लिए दवाइयां लेनी पड़ती है। अब कौन सी दवाई लेनी पड़ेगी वो निर्भर करता है उसमें क्या क्या बदलाव आए उसके आधार पर। तो वो सर कैसे मालूम पड़ेगा, वो कैसे उसके जो, हाँ, जो अमुक सिम्टम्स आएंगे, अमुक चिन्ह आएंगे, जी। जैसे समझो कि रात को नींद खुल गई और फिर वापस आने में देर लगती है, या सुबह उठने के बाद फ्रेश नहीं लगता है, हम्म। सुस्ती लगती है, या खाने को दिल नहीं करता है, स्वादिष्ट खाना है, मेरे को भाता है लेकिन मन ही नहीं करता है, एपेटाइट डाउन हो जाती राइट। है, या घबराहट होने लगती है बिना वजह, वहां छाती में धड़कन बढ़ जाएगी, छाती में तनाव बढ़ेगा, सांस फूलेगी, चक्कर आएंगे, हाथ पैर कांपेंगे, पसीना आता है, इसको कहते हैं पैनिक अटैक। ओके। और मन में उदासी उदासी छा जाती है, रोना भी आता है, कभी कभार मरने के भी ख्याल आते हैं, जी। जी। कुछ काम करने को दिल नहीं करेगा, जी। किसी से बात करने को दिल नहीं करेगा, कमजोरी लगेगी, थकान महसूस करेंगे, आवाज सहन नहीं होगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ये सब मेंटल चेंजेस बताता है कि ये मेनोपॉज चालू हो गया। ओके। जी, ये तो बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं और बहुत सारे लोग इस उम्र में निकलते हैं इसमें। तो इसका क्या सोल्यूशन है? ये डॉक्टर के पास जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए, या गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो तो आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देगा। जी। तो यहाँ बेहतर है कि उस न्यूरोट्रांसमीटर को करेक्ट करो। एक बहुत ऑर्डिनरी सा सवाल ये है कि मिड लाइफ अवस्था शुरू का क्या एज है हमारे जीवन में? जैसे पहले तो बताया जाता था मेनोपॉज जो है वो 50+ की उम्र में होता था, लेकिन अभी ऐसा भी पढ़ने में आया है, नोटिस किया है हमने कि 40+ में भी शुरू हो जाता है। अब बच्चों पे भी देखोगे तो आजकल के बच्चे कितने शार्प हैं बहुत कम उम्र में। जी। जी। जो बातें हम 16-17 साल हाँ, में समझते थे, सुनते थे, वो 11-12 साल में बच्चे सुनने लगे, तो समझने लगे। वहां जैसे वो जल्दी आने लगा वैसे ये भी जल्दी आने लगा। सर, ये मेनोपॉज केवल स्त्रियों में है, ओनली वुमेन, और मेन आल्सो गो थ्रू समथिंग लाइक मेन दैट? ऑल्सो हैव इट, इट्स कॉल्ड मेल क्लाइमेक्टिक या एंड्रोपॉज। ओके। उसमें जो हार्मोन की कमी होने से भी यही सब चिन्ह उनमें भी आते हैं। लेकिन वो, सिमिलर सिम्टम्स हैं, हाँ, सिमिलर हाँ, सिम्टम्स होते हैं सब जी। सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उसके बारे में मालूमात इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है जितना कि मेनोपॉज के बारे में। कारण क्या सर? क्योंकि स्त्री में ये मेनोपॉज एक बहुत बड़ा मुकाम है जी। कि अब वो चाइल्ड बेयरिंग उम्र की नहीं रही। ओके। ओके, ओवरीज काम करना कम कर। हाँ, जी। इसलिए उसके बारे में ज्यादा मालूमात है। हालांकि ये मेल्स को भी लागू पड़ता है, उनमें भी जो मेल हार्मोन है उसकी कमी होने लगती है। जी। जी। और उनका भी स्वभाव में ऐसा ही परिवर्तन होता है, आ चिड़चिड़ापन, सकता है, स्विंग्स हाँ, आ सकते हैं। ठीक है।
पहले वो 60 साल के बाद आते थे, तब उसको हम कहते थे इन्वोल्यूशनल साइकोसिस। ओके। तो 60 साल के बाद दोनों स्त्री में और पुरुष में ये सब बदलाव आ सकते हैं। और जी। आजकल जैसे हमने आगे चर्चा की कि ये 60 साल नहीं रहा। अब 50-55 भी हो सकता है। हाँ, जी। जी। जैसा अभी आपने बताया कि माता पिता कमजोर होने लगते हैं, या वो बीमार हैं, या वो क्रॉस ओवर कर जाते हैं, चले जाते हैं छोड़कर, बच्चे इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो रहे हैं। इस अवस्था में यूजुअली औरतों में जो मेनोपॉज का एक कंडीशन आ गई है सर, तो ऐसी अवस्था में जब हम ऐसे फेज में से निकल रहे हैं जहां शरीर बदल रहे हैं, साथ ही साथ हमारे सोशल सेटअप्स चेंज हो रहे हैं, जैसे पेरेंट्स का क्रॉसओवर होना, या फिर पेरेंट्स का हेल्पलेस हो जाना, बीमार हो जाना, बच्चों का इंडिपेंडेंट हो जाना, उनका अपने जीवन में व्यस्त हो जाना। तीसरी बात ये हो जाती है कि हमारे जीवन में ऐसी अवस्था होती है जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। जैसा कुछ लोग रिटायर होने लगते हैं, कुछ लोगों का पेचेक आना बंद हो जाता है, तो एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी आसपास आ जाती है। ऐसी अवस्था में हमें कैसे डील करना है, अपने मन को क्या समझाना है, अपने अपने आप को आगे कैसे लेकर जाए? हाँ, अब तक हम जो जिम्मेदारी उठा रहे थे उससे हमारी लाइफ भरी पड़ी। जी। अब हम रिटायरमेंट की तरफ आ रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी भी छूट रही है। अब तब हमारा काफी समय बच्चों की देखभाल में जाता था, तो बच्चे भी अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, तो एक वैक्यूम सा हो जाता है। जी। मानी जिस काम से हम आदी हो चुके थे वो अब काम ही नहीं रहा। जी। जो आधार था हमारे जीवन का, जो हाँ, सेंटर ऑफ एक्टिविटी था, वो ही समाप्त हो गया था। करेक्ट। तो अभी आपके पास फाजुल वक्त बहुत हो गया है। जी। जी। अब उस वक्त क्या क्या करें? हम्म। तो अब तक अगर आपने कोई हॉबी डेवलप नहीं की है तो आपको कुछ विचित्र महसूस होगा, खालीपन महसूस होगा। जी। तो हमें चाहिए कि इस उम्र में हमको अपने जीवन का मकसद ढूंढ लेना चाहिए। जी। कई बार हम सोचते हैं कि वापस बच्चे आ जाए या वापस जैसा था वैसा हो जाए, वो होने वाला नहीं है। जी। जी। जीवन रुकता नहीं है। जी। तो उसको हमको सहज स्वीकार करना है और जो नई अवस्था आई है उसको अपनाना है। जी। उसको मुताबिक हमको उस ढांचे में अभी ढालना है। जी। अब होता क्या है कि बचपन में तो हम बहुत सारा एक्सप्लोर करने के लिए तैयार थे। जी। अब इस उम्र में हम ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, जो जी। हमें जचता है उसके ऊपर। अब वो सेटिंग है वो बिखर रही है, जी। तो आपको अब रीसेट करना है। ओके। तो पुराना सेटिंग तो रहेगा नहीं, जी। आपको नए सेटिंग में ढलना। सर, ये बहुत पेनफुल हो जाता है ना कि आपने इतना वक्त लगा के, इतनी एनर्जी आपने अपने बेस्ट ऑफ द इयर्स देके आपने एक चीज क्रिएट की, एक परिवार, एक जो भी आपने करियर क्रिएट किया, परिवार क्रिएट किया, और फिर एक जब वो पीक पर आ गया, जब सब कुछ सही, मतलब आपको लगा कि नाउ यस एवरीथिंग इज सेट, और फिर आपको ये कहा जाए कि आप इसको रीसेट कीजिए, तो एक पेनफुल प्रोसेस तो है। तो और जब शरीर उतना काम नहीं कर रहा है, मन उतना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज में नहीं है, जैसे आपने कहा कि पहले हम लोग रिस्क ले लेते थे, एक्सप्लोर कर लेते थे, लेकिन अब इस अवस्था में आकर रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज कम होती चली जाती हैं, शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है कि नई नई चीजें एक्सप्लोर कर सके। और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि अब ऐसे समय पर पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढ लेना चाहिए, तो क्या लेट नहीं हो गया पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने में? काफी ये लेट तो हो पहले गया। पता होना चाहिए। पहले बताना चाहिए था तो फिर यहाँ दिक्कत नहीं आती। जी। जी। अब पहले पता नहीं किया है इसलिए यहाँ दिक्कत आ रही है। अच्छा, बट तो इट इज पर्पस बेटर ऑफ, लेट देन नेवर। ओके, तो पर्पस ऑफ लाइफ तो पहले ही पता होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि नहीं पता तो चलो अब ढूंढ लो। ये बात सही है, ठीक है। तो ये बात सुनना तो मुझे आसान लग रहा है कि रीसेट कर लिया जाए और एक्सप्लोर किया जाए,
और एक्सेप्ट कर लिया जाए सिचुएशंस को। True. तो इसमें आप कौन सी बात ऐसी कहेंगे, क्या गुण हम अपने आप में लाएं, क्या परिवर्तन हम अपने आप में लाएं ताकि ये जो फेज है वो सहज हो जाए, सरल हो जाए, और जितना पेनलेस हो, ये जो ट्रांजिशन है जितनी पेनलेस हो वो उतना अच्छा रहे। तो ऐसा क्या किया जाए, अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाया जाए? Mind you, any growth is painful. जी। तो ये पेनलेस तो नहीं होने वाला है, लेकिन आप अगर उसको सहज स्वीकार करेंगे तो आप में मानसिक तनाव कम हो जाता है। पेनफुल होते हुए भी आप तनावपूर्ण नहीं रहेंगे, जी जी। शांत रहेंगे, क्योंकि आपने उसका स्वीकार कर लिया है। सर, और इसमें ऐसा क्या परिवर्तन किया जाए, जैसे एक्सेप्टेंस की बात आपने की, एक्सेप्ट कर लिया जाए कि ये सहज है, ये परिवर्तन जो है वो होना ही है, और क्या चीज लेकर आए? अब ये कुदरत का हमको संकेत है कि तुम्हारा जो योगदान था उसका टेन्योर अभी खत्म हुआ। अच्छा। अब इससे हमें वैराग्य पाना है, डिटैच होना है। अच्छा। हम डिटैच नहीं होते हैं तो ही हमें तकलीफ पड़ती है। हम पास्ट को पकड़ के रहना चाहते हैं। सर, वही गाना है ना, कोई लौटा दे मुझे बीते हुए दिन, कि बार बार यही एहसास होता है कि जब जवानी में आते हैं तो बचपन याद आता है, बचपन, या अब इस एज में आते हैं तो जवानी याद आती है, कि पिछला जो है वो बेहतर लगने लगता है। तो ऐसा लगता है परिवार वापस इकट्ठा हो जाए, बच्चे बाहर गए हैं तो वापस आ जाए, नौकरी जा रही है तो नौकरी वापस मिल जाए, वो जो रुतबा था, वो जो प्रतिष्ठा थी, वो जो एक कुर्सी का एक जो भी आप काम कर रहे होते हैं, जिस भी अवस्था में है, जिस भी उसका एक उदाहरण दूं। जी मेरे एक पेशेंट थे, वो रिटायर हुए। जी अब रिटायर से पहले घर में उनको संभालते जी कि इनको पहले नहाने जाने दो, उनको ऑफिस जाना है, इनका जी पहले टिफिन तैयार करो, उनको ऑफिस जाना है, जी। उनको पहला चाय दे दो। हाँ अब जी, रिटायर होने के बाद सब बदल गया। वो साइड पे बैठे हैं। हाँ, ये पहले बच्चे को नहाने दो, उसको स्कूल जाना है, आप तो घर में ही हो। हाँ जी। तो उसको ये पसंद नहीं आया, तो उसने अपने मित्र से जाके कहा कि मैं रोज तुम्हारे ऑफिस में आऊंगा, मुझे एक कैबिन दे दो, सुबह आऊंगा शाम को चला जाऊंगा। और घर पे ये बोला कि मुझे पोस्ट रिटायरमेंट के बाद एक नौकरी मिल गई। जी। और फिर वापस वो वहां जाने लगे ऑफिस टाइम से, और घर आने लगे ऑफिस टाइम से। वहां जाके कैबिन में क्या करते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ते थे और कुछ नहीं करते। लेकिन जो उनको ये जो साइडलाइन किया गया था उनको पचा नहीं। सर, ये बिल्कुल सही है, यही सबसे ज्यादा पेनफुल होता है लोगों के लिए। मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत करती हूँ इस विषय में, तो उनके लिए यही एक सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। ये नहीं है कि उनको पे चेक नहीं मिल रहा है, ये नहीं है कि उनकी नौकरी चली गई है, ये कि उन्हें अब उस नजर से नहीं देखा जाता, या उस इज्जत से नहीं देखा जाता जिससे पहले देखा जा रहा था। इस बात से कैसे अपने आप को निकाले? तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड है जीवन का, कि हमारे जीवन, सबके जीवन में ये बदलाव तो आने ही है, उसको रोक नहीं सकते, उसको एक जगह ठहरा नहीं सकते। जी तो हमें चाहिए कि उसके साथ चले। वी आर ड्रैगिंग आवर फीट, हम साथ नहीं चलना चाहते हैं, लेकिन कुदरत तो हमें खींच के लेके ही जाएगी। तो इट इज बेटर कि हम उसके साथ कोऑपरेट करें, कि अब हमारा नया रोल है। जैसे हम अमिताभ बच्चन को देखते हैं, वो हीरो का रोल कर चुके हैं, जी। लेकिन अगर अभी भी वो ख्वाहिश रखे कि वापस वो हीरो की तरह आए तो मुमकिन ही नहीं। तो उन्होंने अपने को एक नए रोल में ढाल दिया, कैरेक्टर रोल करने लगे। और उसमें भी सक्सेसफुल हैं। हाँ, जी। और कई लोग, कोई एक्टर्स है वो ऐसा नहीं करते, तो वो अपने इस करियर से हट जाते हैं। तो एडेप्टेबिलिटी, आपने Yes. 3 बातें बताई। जैसे पहला आपने बताया एक्सेप्ट करने, दूसरा बताया कि अपने रोल से डिटैच हो जाए, कि आपका जो काम था वो हो गया, अब उसको नए पुराने रोल से डिटैच करके नए रोल में ढालें।
और तीसरा आपने कहा कि अडेप्ट कर लें, अपनी सिचुएशन को स्वीकार करके उस नए रोल में ढालना शुरू करें अपने आप। Right. जी जी सर, एक और नई बात जो आती है अक्सर लोगों में, जैसे आपने कहा पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढा जाए, पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढते ढूंढते साथ में जो फियर आने लगते हैं, फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ अननोन है, फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड और डिजेक्टेड है, जैसे अभी हमने बात की कि लोग पूछना बंद कर देते हैं, या और फिर पर्टिकुलरली वो लोग जिन्होंने फोकस ही अपने करियर पे रखा है, जिनका सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस ही उनका करियर था, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये इन अवस्थाओं से कैसे सहजता से क्रॉस किया जाए, ये जो पर्टिकुलरली जो मैं बात कर रही हूँ, फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ अनसर्टेनिटी आ जाती है। हम लाइफ को स्टैटिक बनाना चाहते हैं। एक बार हम एक सेटिंग बना ली, अब वो सेटिंग हमेशा रहनी चाहिए, ये तो मुमकिन नहीं है। जैसे एक बार विनोबा भावे गांधी आश्रम गए थे, तो वहाँ के वॉलंटियर्स उनको सब चीज बता रहे थे कि हमने यहाँ की सब चीजें जैसी है वैसी रखी है, उनके ऐनक वैसा ही रखा है, उनका बेड वैसे ही रखा है, उनका मेज ऐसा ही रखा है। तो विनोबा भावे ने टकोर की, ये कमबख्त पीपल का पेड़ बढ़ गया। तो ये ठहराव पॉसिबल ही नहीं है, एक बहाव है, और हम उस एक एक मुकाम पे उसको ठहराना चाहते हैं, तो इट इज अ मिशन इम्पॉसिबल। राइट, तो उस बहाव के साथ बह जाए और उसको रोकने की कोशिश ना करें, उसके साथ उसको पकड़ने की कोशिश ना करें, एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें और अडेप्ट करते हुए समय की धारा जहां जहां लेकर जाए वहां वहां चलते जाएं। सर, जैसे हम जानते हैं कि स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो लोग आज तक रूल कर रहे थे, फैमिली को लीड कर रहे थे या अपने ऑफिसेस को लीड कर रहे थे, उसके बाद जब वो ऐसी स्थिति में आ गए हैं, जब वो रिसीविंग एंड पर हैं, तो उनको कैसे, वो अपने आप को कैसे हैंडल करेंगे? ये जो रोल बदला, जो सिचुएशन बदली, वो उनके स्वभाव को तो जचेगा नहीं जी तो वो दुखदायक तो होगा ही होगा। जी लेकिन अगर वो असुख को स्वीकार कर ले, उसको अपना ले, तो वो दुखी होने वाले हैं। अच्छा, दुख होना स्वाभाविक है, दुखी होना न होना ये आपकी बात है, जो हमने आपके पहले बस बात में। की, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज योर चॉइस। और जो नुकसान होता है वो सफरिंग की वजह से होता है, अपसेट होने की वजह से होता है, दुख की वजह से नहीं होता। दुख का अस्वीकार करते हैं तो हम दुखी होते हैं। ओके, तो उस दुख को भी स्वीकार करो, इस बदलाव को स्वीकार करो, यानी उसके साथ साथ जुड़ा हुआ जो दुख है उसको भी स्वीकार करो। जी सर, कोई टिप्स देना चाहेंगे कि ऐसे लोग क्या करें, अपने वक्त को प्रोडक्टिवली यूज कैसे करें अपने वक्त? अभी कई लोग जो रिटायर होते हैं उनके पास अनुभव भी है। अब पहले उस अनुभव के जरिए वो कंपनी का फायदा कर रहे थे, तो सामाजिक सेवा करें, सोशल वर्क करें। कई कई सारी संस्थाएं हैं जो ऐसा काम करती है, तो उसके साथ जुड़ जाए, अपने पसंद का काम ले। जी, तो अपने अपनी जो बची कुची जो काबिलियत है, शक्ति है, उसमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गए तो वो मार्गदर्शन दे पाते हैं, जी, उनको सहाय कर सकते हैं, तो उनका भी समय कट जाता है, समाज को भी फायदा होता है। जी, कई लोग अब धार्मिक ज्यादा हो जाता है, तो वो लोग मंदिर ज्यादा जाएंगे, चर्च ज्यादा जाएंगे, तो वहां भी जुड़ सकते हैं। अब कहाँ जुड़ना वो उनकी पसंद के आधार पे। हाँ, पर कहीं ना कहीं अपना वक्त जो है वो अच्छे से बिताएं और समाज को में कंट्रीब्यूट करें। जो आपने अभी तक कमाया है, कमाया से मतलब अपने टैलेंट अनुभव। है, अपने एक्सपीरियंस हैं, अपने अनुभव हैं, जो भी कार्य, जिस भी ऑफिस में आपने काम किया है, जो भी आपने सीखा है, उसको आगे बांटें, समाज में बांटें, उसका उसको शेयर करें, अपने जो भी टैलेंट्स हैं, अपने जो भी गिफ्ट्स हैं, उनको शेयर करें। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मुझे उम्मीद है कि काफी दर्शकों को इन बातों से फायदा होगा। मिड लाइफ क्राइसिस
जो है वो आज 40 साल से शुरू हो जाता है, और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हैं और बहुत सारे सोशल चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। मिड लाइफ हमारे जीवन का एक बहुत ही सहज और नेचुरल अंग है, ट्रांजिशन है, जो उतना ही स्मूथ होना चाहिए जैसे बाकी के जो जीवन के हिस्से हैं वो स्मूथ रहे हैं। ये भी एक बहाव है, बहाव के साथ बह जाएं, अडेप्ट करें, एक्सेप्ट करें और इंजॉय करें इस फेज को भी। दिस इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट ऑफ योर ग्रोथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर फॉर गिविंग अस सच वंडरफुल